गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बट इट्स अ सिंपल चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर डायरेक्शन बेस्ड है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन पर भी थोड़ा वर्कआउट करेंगे। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ टर्म यूज़ हुआ है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, यानी ये करंट का ही एक एप्लीकेशन है। करंट के बेसिकली 3 एप्लीकेशन होते हैं। एक हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 3 में ही है, लेकिन इसके जो सेकेंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट बेसिकली ये केमिस्ट्री में शिफ्ट हो चुका है और फिजिक्स के सिलेबस से यह आउट ऑफ है सीबीएसई के सिलेबस में। तो इसलिए हम लोग इस इफ़ेक्ट यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पर डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में आप लोग को क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आप लोग को याद होगा, ये कराया गया था। क्या था ये एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि अगर एक आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा, अगर कंडक्टर है और उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा, तो अगर इसके सराउंडिंग में कोई कंपास निडल है, मान लो ये एक कंपास निडल है, ये कंपास निडल का नॉर्थ है और ये साउथ है। सपोज़ ये कंपास निडल है, इस कंपास निडल का ये नॉर्थ और साउथ है। जैसे ये मैग्नेटिक जब हम लोग यहाँ से करंट ऑन करते हैं देन करंट स्टार्ट टू फ्लो, और जैसे ही इससे करंट फ्लो होता है तो ये जो कंपास निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी इट विल डिफ्लेक्ट, यानी नॉर्थ ऐसे हो जाएंगे, साउथ ऐसे हो जाएंगे। जब आप इसको ऑफ करते हो तो ये वापस अपने सिचुएशन में आ जाता है। फिर से अगर हम लोग इसको ऑन करेंगे तो फिर से ये डिफ्लेक्ट होंगे, फिर से ऑफ करोगे तो फिर से ये वापस आ जाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, लेकिन अब इन्होंने ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको चेंज कर दिया। कैसे? तो इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। यानी अब इन्होंने क्या किया कि इसे नेगेटिव बना दिया और इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी करंट की जो डायरेक्शन अभी आपको लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही थी, अब वो करंट राइट से लेफ़्ट यानी बी से ए की ओर मूव कर रही है, यानी अब करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि जब करंट फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन इससे फिर से होती है, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन पहले जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में नहीं हो करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में हो जा रही है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो इन्होंने एक कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन ये था कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा, और आपको पता है कि कोई मैग्नेट तब डिफ्लेक्ट होते हैं जब उसके ही सराउंड में, उसके ही अराउंड कोई अनदर मैग्नेट हो। तो ये मैग्नेट है कहाँ से आया? तो इन्होंने देखा कि जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तभी इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा तो इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है।
तो ये इनका इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 इन्होंने बताया कि इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज। कैसे? तो इन्होंने देखा जब करंट की डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दिया तो जो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन थी उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऑर्स्टेड ने दिया, पहला कि करंट फ्लो होने से कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और दूसरा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बी चेंज। ये देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय ऑर्स्टेड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन का जो उस पॉइंट पर जाकर के हम बता सके कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। इसके लिए फर्दर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर वर्कआउट हुए, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट दो साइंटिस्ट ने मिलकर के किया था, जिन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला बनाया। क्योंकि यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। जो दो साइंटिस्ट थे उनमें से एक का नाम था बायोट और दूसरे का नाम था सावर्थ। सेवर्थ भी बोलते हैं, सावर्थ भी बोलते हैं, सावर्थ आने से इंडियन टच आ जाता है। तो बियोट सेवर्थ लॉ भी बोलते हैं और बायोट सावर्थ लॉ भी बोलते हैं, बायो से बायोट सावर्थ लॉ। तो बायोट सावर्थ लॉ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया, और इतना इंपॉर्टेंट लॉ बनाया कि इनको ऑनर करने के लिए बायोट को मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल ही बी बना दिया गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो बी होगा, और वो बी आया कहां से? वो आया है बायोट के बी से। तो ये उनको ऑनर देने के लिए बनाया गया। तो क्या है बायोट सावर्थ लॉ, देखते हम लोग। तो बायोट सावर्थ लॉ क्या कहता है कि मान लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये करंट फ्लो हो रहा, आपको क्या करना होगा कि इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, यानी एक छोटा सा एलिमेंट। मान लो ये एलिमेंट है बहुत छोटा सा, इस एलिमेंट की लेंथ को मान लीजिए dl, और करंट क्योंकि इससे फ्लो हो रहा है इसलिए दोनों को एक साथ ले लो, और तब ये बन जाएगा I इंटू dl, और इस I इंटू dl को हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। यानी करंट और एलिमेंट की जो प्रोडक्ट होगी उसको हम लोग कहेंगे करंट एलिमेंट। सो IDL, सो दिस इज द करंट एलिमेंट। तो अगर इस करंट एलिमेंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो उस पॉइंट की इस करंट एलिमेंट के साथ एक पोजीशन होगा, एक डिस्टेंस होगा, उसे R कंसिडर कर लो। और देखिए ध्यान से, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन और इस R के साथ एक एंगल भी बन रहा होगा। देखिए ये एंगल भी बन रहा होगा, ये एंगल भी बन रहा होगा। इस एंगल को मान लो थीटा, इस एंगल को आप क्या मान लीजिए? थीटा। अब इसमें एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो थीटा लोगे, जब भी आपको थीटा कंसीडर करना होगा तो यहां पर स्मॉल एलिमेंट लोगे तो उससे क्या होगा कि वो स्ट्रेट लेंथ की तरह वर्क करने लगेंगे, यानी स्ट्रेट बन जाएंगे वो। और जब वो स्ट्रेट होंगे तब यहां से आप
आर को देखने की कोशिश करना, ये आर होगी तो स्ट्रेट लाइन और इस आर के बीच एंगल आपको कंसिडर करना होगा, यानी जो आप थीटा लोगे वो स्ट्रेट लाइन और आर के बीच एंगल होगी, तो ये आपका आर हुआ और ये, लेकिन ये स्ट्रेट तब होगा ना जब इफ यू कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट, तो इसलिए आपको एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है। तो स्मॉल एलिमेंट जिसको हम लोग करंट एलिमेंट कहेंगे, ये आर और ये थीटा। अब देखिए इनकी स्टेटमेंट क्या है। इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड at any point magnetic field at any point due to current element dB is directly proportional to आइडियल क्या हुआ, इट्स अ करंट एलिमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, डीबी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इसको स्मॉल एलिमेंट बताया, स्मॉल फील्ड बताया जाए, क्योंकि अगर आपका एलिमेंट स्मॉल है तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी स्मॉल होगी। सो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, दैट्स अ करंट एलिमेंट। सेकेंड पार्ट, magnetic field dB is directly proportional to sin theta, यानी ये जो एंगल आपने कंसिडर किया है वो उस एंगल का साइन, नॉट द कॉस, साइन पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल between B and ideal। I पर वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि I इज ए स्केलर क्वांटिटी, DL पर वेक्टर का साइन लगाना है, तो B एंड आइडियल के बीच एंगल है, दैट इज अ थीटा। एंड थर्ड बताया इन्होंने, DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square. So dV is inversely proportional to R square. This is the third point. अब अगर इन थ्री को कंबाइन कर दो तो therefore जो हमारा रिलेशन बनेगा that is dB is directly proportional to I into dl into sin theta divided by R square. And आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए आप, तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पर जो कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। This is the equation, this is the formula given by Biot-Savart law। अब यहां पर ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू देखो, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -7 होती है, 10 टू द पावर ऑफ -7 टेस्ला टी मीटर पर एम्पियर। यहां पर बेटा ये जो टेस्ला है ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, यानी इस बी की, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आती है 10 पर पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बट ये म्यू नॉट क्या है, व्हाट इज द म्यू नॉट? तो ये जो म्यू नॉट है ये कहलाता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी
ये कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्या है ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी? आपने चैप्टर 1 में डिस्कस किया, हम लोग ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मीडियम की एबिलिटी कि वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करती है। वैसे ही कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी की भी है कि मीडियम की एबिलिटी हाउ मच दे अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायट-सावर्त लॉ। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हर एक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फील्ड का मतलब होता है बेसिकली फोर्स से, फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड। तो अगर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म आपने देखा, सिंस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन वेक्टर dB इज इक्वल टू, अगर आप वेक्टर का साइन लगाओगे तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात करता है, दैट इज अ वैल्यू। तो वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एन कैप। आपको पता है व्हाट इज द एन कैप? एन कैप एक डायरेक्शन सिंबल है जिसे आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये वैल्यू है तो इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू प्लस डायरेक्शन, यानी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी की भी इंफॉर्मेशन होगी। अब आप देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए, आई इंटू डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एन कैप। अब आप देखिए क्यों हमने किया। आप देखो कि यहां पर dl एक वेक्टर क्वांटिटी है, r पोजीशन वेक्टर है, इसलिए वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। अगर आप इसको ऐसे एक ब्रैकेट में दिखा दो तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। बोलोगे सर आपने यहां पर क्यों नहीं किया? यहां पर भी तो दो टर्म थे, i था, dl था, साइन थीटा थे, लेकिन ये जो i है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की कि r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया r और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये r क्यूब हो जा रहे हैं, क्योंकि r स्क्वायर पहले से था, तो r क्यूब। अब ऐसा करने पर हमें एक फॉर्मूला मिल रहा, ए बी साइन थीटा एन कैप, क्लास 11 ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लास 12 में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट हो ए बी साइन थीटा एन कैप, देन इसे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, यानी i dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। तो ये हमारा dB बन जाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्त लॉ। यानी ये बता रहा आपको कि यहां पर dl और r का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको माइंड में रखना है कि आप इसको r इंटू dl भी लिख सकते थे, r क्रॉस dl भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको dl क्रॉस r इसलिए लिखा है कि हम इसके ऊपर एक साइन कन्वेंशन बना सकें। तो इसलिए आप इसको कन्वेंशनली मान के चलो कि इट्स अ dl क्रॉस r, यानी dl पहले रखना है और r को बाद में रखने हैं, r आपको पहले नहीं रखना है। सो dl क्रॉस r, क्यों?
जब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस तरह का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया है। सो डीएल क्रॉस आर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने देखा होगा डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन डायरेक्शन में देखो बेटा क्या होगा कि आप देख रहे हो कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये क्वांटिटी जिन दो का क्रॉस होता है उसको एक प्लेन में कंसीडर कर लेते हैं। यानी डीएल और आर को आप एक प्लेन में कंसीडर कर लो, यानी डीएल और आर को लेकर के एक प्लेन तैयार कर लीजिए। मान लेते हैं ये एक प्लेन है और इस प्लेन में डीएल और आर को दिखाइए। मान लो ये डीएल है और ये आर है, ये डीएल है और ये आर है, आर वेक्टर। तो इन दोनों को एक प्लेन में कंसीडर करना है। जब आप इन दोनों को एक प्लेन में कंसीडर कर लोगे और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल थीटा है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो डीबी के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी। यानी ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये हो जाएगा आपका डीबी। यानी आपको क्या करना है कि ऑलवेज डीएल और आर से एक प्लेन तैयार करना और उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लेना। तो वो जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वही डीबी की डायरेक्शन होगी, वही डीबी की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस है यहां जो डीबी होगी, क्लियरली आप कह सकते हो, क्लियरली ये डीबी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन which consist DL and R वेक्टर। जो DL और R वेक्टर कंसिस्ट के होंगे उसी के परपेंडिकुलर आपका DB होगा। एंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड दिस डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, एंड दिस डायरेक्शन can be obtained by right hand thumb rule, right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल। तो इसके जो डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है बेटा कि ध्यान से समझिए। राइट हैंड थंब रूल में आप क्या करोगे? आप अपने राइट हैंड के इस डायग्राम को कंसीडर, ये राइट हैंड है, सपोज दिस इज द राइट हैंड। तो राइट हैंड में आपको क्या करना है? इसे मान लेना DL, ये फर्स्ट फिंगर को मान लेना DL और इसे मानना R। तो ये जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपको क्या करना होगा? DL से R की ओर क्रॉस करना, ऐसे करना। देखो कहीं पर भी निकालना होगा तो ऐसे करना, ऐसे टर्न करना, लाइक दिस। यानी ये आपको बताएगा DL, ये बताएगा R। तो ये जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। ठीक है? यानी इसमें क्या होगा आपको कि ध्यान से समझिए, आप अगर मान लो ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, तो इसे आप मान लेना DL और ये मिडिल फिंगर है, तो इसे मान लेना आप R।
तो ऐसे सिचुएशन में ये अगर थंब है तो ये आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। राइट हैंड थंब रूल फिर से समझिए, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, मान लो कि डीएल एक्स एक्सेस पर है और आर वाई एक्सेस पर है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो डीबी होगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, तो डीएल से आर ऐसे घुमाओगे तो आपकी ये जो थंब होगी जिस डायरेक्शन में आएगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे है, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस पर है, तो डीएल से आर की ओर जाओ तो आपका थंब पॉजिटिव जेड एक्सेस की ओर होगा। पॉजिटिव जेड आपकी ओर जो जा रहा है वो पॉजिटिव है, और अगर पलट दोगे तो वो नेगेटिव, यानी इनटू द प्लेन नेगेटिव जेड एक्सेस, और आपकी ओर जो जा रहा है स्क्रीन की ओर जा रहे हैं वो पॉजिटिव जेड एक्सेस होंगे। तो ये हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। दिस द राइट हैंड थंब रूल। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज द बायट-सवर्ड लॉ, क्या है उसकी स्टेटमेंट, उसका फॉर्मूला, उसकी वेक्टर फॉर्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्शन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायट-सवर्ड लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द क्लास।